हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और हमारा जो लेक्चर सीरीज़ चल रहा था भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में अगर आपको पता होगा तो हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया था एंटीसिपेटरी बेल को लेकर। सर एंटीसिपेटरी बेल कब ख़त्म होगा सर, ये तो चलते ही जा रहा है। अरे भाई बस ये लास्ट क्लास हो सकता है, ये क्लास आपका लास्ट क्लास हो सकता है। और इसी क्लास में एंटीसिपेटरी बेल का जो अदर रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, अदर रेलिवेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंटीसिपेटरी बेल को लेकर, वो सारे इस क्लास में कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी डायरेक्ट प्रोविजंस तो हमने उसी लास्ट क्लास में ही कंप्लीट कर लिया था, आई गेस लास्ट क्लास के लास्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं गाइस, आप सभी के लिए डिस्क्लेमर। चलिए, आप सभी को यू हैव टू प्ले द वीडियो एट लीस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.5x और मोर, राइट? समझ में आया? तो स्पीड में थोड़ा देखिएगा ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि मैं बहुत ही काफ़ी स्लो कहता हूँ। अब मैं इसको तो बढ़ा नहीं सकता हूँ, और आज के डेट में आपके हाथ में सारा चीज़ है, तो आप मुझको चाहे तो स्पीड कर सकते हैं, मुझे चाहे तो स्लो कर सकते हैं, बट मैं तो अपने ही स्पीड में रहूँगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे, थोड़ा रिवाइज़ कर दीजिए ना। देखो, रिवाइज इन द सेंस बस टॉपिक बता देता हूँ। देखिए, लास्ट क्लास में हमने गुरबख्श सिंह सिविया का केस डिस्कस किया था। ठीक है, गुरबख्श सिंह सिविया का जो कि लीडिंग केस है एंटीसिपेटरी बेल को लेकर। तो एंटीसिपेटरी बेल को लेकर बहुत सारा गाइडलाइंस दिया गया था इस केस में कि भैया एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़। ठीक है, तो टोटल 11 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था। ये इंजंक्टिव ऑर्डर होता है, प्री अरेस्ट बेल होता है, ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, एफआईआर का रिक्वायरमेंट नहीं होता यहाँ पर, प्राइमा फेसी केस प्रूफ करना पड़ता है आपका। फिर क्या है, रीजंस टू बिलीव होना चाहिए। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन का कॉन्करेंट जुरिडिक्शन होता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ये नहीं जा सकता है एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन, राइट? तो ये सारा चीज़ हमने देखा था। इसके अलावा और भी कुछ देखा था क्या? जी हाँ, हमने बस ये देखा था कि क्या रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है एफआईआर, या एफआईआर का रजिस्ट्रेशन होना या फिर कंप्लेंट ज़रूरी है क्या एंटीसिपेटरी बेल को लेकर? तो हमने पढ़ा था भैया नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्लास होगा वो ये रहेगा। इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे, देखिए, एंटीसिपेटरी बेल का जो मेन प्रोविजंस था सेक्शन 482 हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोविजंस। बाकी हम जो पढ़ रहे हैं इसके अलावा पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से क्या आएगा आपको नहीं मालूम। समझ में आया? तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पढ़ रहे हैं, और तो मेंस के लिए भी आपका हो जाएगा, और एलएलबी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं, मुझे बताइए। और जो प्रैक्टिकल फील्ड में है उनको भी समझ में आ जाएगा, जो एडवोकेसी वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सुनिए। ड्यूरेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, मुझे बताइए, एंटीसिपेटरी बेल एक बार अगर कोर्ट इशू कर देता है, ठीक है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल का जो ऑर्डर है वो कब तक वैलिड रहेगा, है ना? मुझे बताइए कब तक वैलिड रहेगा। तो अगर आपको पता होगा तो गुरबख्श सिंह सिविया का केस में ही हमने पढ़ा था कि भैया एंटीसिपेटरी बेल, देखो पॉइंट नंबर, देखो 10, देखो पॉइंट नंबर 10, देखो यहाँ पर पढ़ा है ना, क्या पढ़ा हमने कि एंटीसिपेटरी बिल कैन बी ग्रांटेड आइदर फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिया जा सकता है, या फिर अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भी दिया जा सकता है। ये हमने पढ़ा। तो मतलब क्या है कि सर जो हमने पढ़ा था वही होगा, या फिर लिमिटेड या फिर अनलिमिटेड, ये तो लास्ट में आया। लेकिन इससे पहले क्या होता था, आइए समझते हैं। देखिए, तो इसका हिस्ट्री हमको समझना पड़ेगा कि पहले क्या होता था, कब तक वैलिड होता था, फिर बीच में क्या हुआ, फिर फाइनल क्या हुआ। तो हमको एक चेन समझना पड़ेगा कि कैसा क्या हुआ था। इसका हिस्ट्री थोड़ा समझना पड़ेगा कि कौन कौन से केस में क्या बोला गया इसके ड्यूरेशन को लेकर। ठीक है, चलिए, सबसे पहला केस आता है तुम्हारा 2005 में सुप्रीम कोर्ट का। केस का नाम है अधिधरन दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्या नाम है? अधिधरन दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इसमें होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई कि देखो, एंटीसिपेटरी बिल शुड नॉट बी ग्रांटेड फॉर अनलिमिटेड पीरियड।
रेदर इट शुड बी फॉर लिमिटेड पीरियड, ठीक है। तो अधीधरन दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोल देता है, देखो भाई एंटिसिपेटरी बेल दे रहे हो, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन आप एंटिसिपेटरी बेल अगर दे रहे हो ना, तो अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप नहीं दे सकते। अनलिमिटेड पीरियड मतलब सर ट्रायल ख़त्म होने तक, जब तक ट्रायल चलता है तब तक ऐसा नहीं दे सकते। आपको अगर देना पड़ेगा तो सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही दे सकते हो। ये कौन कहा? ये बोला आपका सुप्रीम कोर्ट। कौन सा केस में? अधीधरन दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। समझ में आया? तो पहले क्या हुआ, 2005 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया अधीधरन दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उन्होंने ये कहा कि आप अगर एंटिसिपेटरी बेल दोगे सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दे सकते हो, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं दे सकते। ओके, राइट। दूसरा केस आया आपका फिर ठीक 5 साल बाद 2010 में सीधाराम, ठीक है, सिद्धाराम सतलिंगप्पा, ठीक है, मैत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। थोड़ा नाम देख लीजिएगा, ठीक है। क्या नाम है? सिद्धाराम सतलिंगप्पा, ठीक है, सतलिंगप्पा मैत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2010 का केस है। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें इन्होंने ये कहा कि जो अधीधरन दास का जो जजमेंट है इज अ पर इन कोरियम, मतलब बैड इन लॉ, एंड गुरुबख्श सिंह सिविया जजमेंट विल प्रिवेल, ठीक है। तो जब सीधाराम सतलिंगप्पा, मैं सतलिंगप्पा बोलूँगा, ठीक है, तो जो सतलिंगप्पा वाला केस था, सतलिंगप्पा वाला केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया देखो अधीधरन दास का जो जजमेंट है ना थोड़ा सही नहीं लगता हमको, इसमें थोड़ा सुधार का, इसमें मतलब सही नहीं लगता, और गुरुबख्श सिंह सिबिया का जो जजमेंट है वही प्रिवेल होना चाहिए। समझ में आया मैं क्या बोला? पहले ये बोला गया, देखो सबसे पहले गुरुबख्श सिंह सिबिया का केस आ गया था, उसमें ये बोला गया कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए भी दे सकते हैं, लिमिटेड पीरियड के लिए भी दे सकते हैं। फिर 2005 में अधीधरन दास में ये बोला गया भैया सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए दो एंटिसिपेटरी बेल, अनलिमिटेड पीरियड के लिए मत दो। फिर सतलिंगप्पा वाला केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये कहा कि भैया देखो अधीधरन दास का जो जजमेंट है ना वो थोड़ा बैड इन लॉ है और आपको गुरुबख्श सिंह सिबिया का केस ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी क्योंकि रिसेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो देखो सुशीला अग्रवाल का केस आया, कब का? 2018 का। इसमें 3 जजेस का बेंच था, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या था, देखो द क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड हियर वाज वेदर एंटिसिपेटरी बेल शुड बी फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड लाइक टिल द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट एटसेट्रा और फॉर एन लिमिटेड टाइम पीरियड। तो इसमें मेन क्वेश्चन ये था इस केस में, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली जो केस था, उसमें क्वेश्चन ये था कि जो एंटिसिपेटरी बेल होगा वो क्या लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए, हाँ, कि अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। सेम क्वेश्चन उसमें भी आया। लिमिटेड टाइम पीरियड मतलब मान लो चार्जशीट फाइलिंग करने तक उसको बेल दे दिए, अनलिमिटेड टाइम पीरियड मतलब ट्रायल जब तक चल रहा है तब तक, मतलब, ठीक है। तो कौन सा कब तक होना चाहिए, कब तक एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करना चाहिए? तो क्या हुआ, द केस वॉज नॉट डिसाइडेड बाय 3 जज बेंच, लेटर दिस केस वॉज रेफर टू 5 जज बेंच। तो हुआ क्या भैया, ये जो केस था 3 जजेस के बेंच लोग डिसाइड नहीं कर पाए, तो इस केस को 5 जजेस के बेंच के पास भेजा गया, समझे? 5 जजेस के बेंच के पास ये केस को भेजा गया। 3 जजेस के जो बेंच थे इस केस को डिसाइड नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? तो ये वही सेम केस चला गया 5 जजेस बेंच के पास, 2018 का था। फिर 2020 में 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 5 जजेस बेंच का, ठीक है, और इनका डिसीजन जो होता है ये यूनानिमस डिसीजन आता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है सुशीला अग्रवाल का केस में जब 3 जजेस बेंच से ये 5 जजेस बेंच के पास चला गया, तो जो 5 जजेस बेंच था उनका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया, देखो इट वॉज हेल्ड दैट द ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल इज डिस्क्रिशनरी अपॉन द कोर्ट। देखो एंटिसिपेटरी बेल को ग्रांट करना ये किस पे डिपेंड करता है, टोटल किस पे है, ये तुम्हारा कोर्ट पे है। तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो एंटिसिपेटरी बेल दे या ना दे, ठीक है। It is an extraordinary power, but this does not mean that the power should be exercised sparingly, ठीक है।
ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, मानते हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, बट दिस डज नॉट मीन दैट द पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड स्पेरिंगली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये पावर को स्पेरिंगली यूज़ करें, ठीक है। इन एक्सेप्शनल केसेस अ पर्सन सीकिंग, ठीक है, शुड बी, तो इसको एक्सेप्शनल केस में ही इस पावर को यूज़ करना चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। फिर उसके बाद द पर्सन सीकिंग एंटिसिपेटरी बेल इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट एंड द कोर्ट शैल कीप इन माइंड दैट द डिनायल ऑफ एंटिसिपेटरी बेल में रिजल्ट इन deprivation of life and personal liberty. Such anticipatory bail can be granted for a limited time period and for a limited time period as well. ठीक है, तो देखिए इतना सारा कहानी लिखने के बाद मेन जो है ग्रीन कलर का जो मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, इसमें ये बोला गया, सुशीला अग्रवाल का केस में भी वही बोला कि देखो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करना ये टोटली डिपेंड करता है कोर्ट के डिस्क्रिशन पे, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करना ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है और इस पावर को ऐसे ही यूज़ नहीं कर देना चाहिए कोर्ट को कि ऐसे ही दे दिए चलो, नहीं, उसको एक्सेप्शनल केस में क्या करना चाहिए, ग्रांट करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि एंटिसिपेटरी बेल जो होता है उससे आपका पर्सनल लिबर्टी और लाइफ से जुड़ा हुआ होता है आर्टिकल 21, तो इसीलिए एंटिसिपेटरी बेल को अगर आप ग्रांट कर रहे हो तो आप चाहो तो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ग्रांट कर सकते हो, मतलब टिल द फाइलिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, जब तक ट्रायल ख़त्म नहीं होता तब तक, और दूसरा लिमिटेड टाइम पीरियड तक भी आप इसको दे सकते हो। तो इसमें मेन डिसीजन क्या आया, वही सेम चीज़ गुरुबख्श सिंह सिविया वाला कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भी दे सकते हो और अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भी दे सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी ये चल रहा है, तो गुरुबख्श सिंह सिबिया भी चल रहा है, उसमें भी वही बोला गया और सुशीला अग्रवाल का केस में भी वही बोला गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझते हैं कि अनलिमिटेड टाइम पीरियड मतलब क्या सर। देखिए, एंटिसिपेटरी बेल प्रोटेक्शन कंटिन्यूज अंटिल द एंड ऑफ ट्रायल अनलेस इट इज कैंसल बाय द कोर्ट इन द मीन टाइम फॉर वैलिड रीजंस, ठीक है। अनलिमिटेड टाइम पीरियड का मतलब है टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, जब तक आपका ट्रायल खत्म नहीं हो जाता तब तक आपका एंटिसिपेटरी बेल वैलिड रहेगा, ठीक है। अनलिमिटेड टाइम पीरियड मतलब क्या, जब तक आपका ट्रायल चल रहा है, सो जो जजमेंट अभी तक आए नहीं, मतलब जजमेंट आने तक भैया आप एंटिसिपेटरी बेल पे रहोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या, तो ट्रायल जब तक खत्म नहीं होता, ओके। दूसरा लिमिटेड टाइम पीरियड, लिमिटेड टाइम पीरियड मतलब क्या, it means the court might specify that anticipatory bail protection is only for a fixed time duration. लिमिटेड टाइम पीरियड का मतलब है कि एंटिसिपेटरी बेल जो मिलेगा आपको लिमिटेड पर्पस के लिए मिलेगा, मतलब लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए मिलेगा, फॉर एग्जांपल 7 दिन, 14 दिन, 20 दिन, फॉर एग्जांपल। तो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांटेड फॉर 4 वीक्स और अंटिल द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली एटसेट्रा, या फिर ऐसा मिलेगा कि जब तक चार्जशीट फाइल होता है तब तक आपको एंटिसिपेटरी बेल दिया जा रहा है, तो उतना तक के लिए तो ये लिमिटेड टाइम पीरियड हो गया, या फिर 4 हफ्ता के लिए दिया जा रहा है वो भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो गया। तो समझ में आया, तो इसमें हमने क्या सीखा, इतना सारा नौटंकी करने के बाद हमने ये सीखा कि भैया जो एंटिसिपेटरी बेल होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो हो सकता है कि पूरे ट्रायल के कंक्लूजन तक मिले, या फिर हो सकता है लिमिटेड पीरियड के लिए मिले, या फिर लिमिटेड पीरियड इन द सेंस कोर्ट बोल देगा तुमको 10 दिन का दिया जा रहा है, कोर्ट बोल देगा चार्जशीट फाइल होने तक आप एंटिसिपेटरी बेल पर हो, ठीक है, ऐसा, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि देखिए लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए क्यों देता है। समटाइम्स कोर्ट माइट इम्पोज दिस इफ दे वांट टू सी हाउ द एक्यूज्ड बिहेव्स और दे थिंक द सिचुएशन कॉल्स फॉर रिव्यू आफ्टर सम टाइम और द फैक्ट्स और केस सीरियसनेस डिमांड्स इट। तो ये सब बस रीडिंग करने के लिए है, बस मेन काम यही है आपका। देखिए मैं जो इतना जो बता रहा हूँ ये भी बहुत काफ़ी ज़्यादा है, इतना भी आपको पढ़ना ही नहीं है, बस आपको बस मेन क्रक्स याद करना है कि ड्यूरेशन क्या होता है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, लिमिटेड के लिए भी होता है, ठीक है। चलिए समझ गए। अच्छा, लेकिन सर मुझे बताइए अगर मान लीजिए लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिया गया है बेल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिया गया है कि आप 10 दिन तक क्या करोगे, एंटिसिपेटरी बेल पर रहोगे फॉर एग्जांपल, या फिर चार्जशीट फाइल होने तक रहोगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद देखो उसके बाद क्या होगा, द पर्सन में नीड टू अप्लाई फॉर रेगुलर बेल। एक बार आपका एंटिसिपेटरी बेल खत्म हो गया तो आप फिर रेगुलर बेल अप्लाई करोगे, ये याद रखना, क्या करोगे आप रेगुलर बेल अप्लाई करोगे, और एन एक्सटेंशन और रिन्यूअल ऑफ द एंटिसिपेटरी बेल, या आप रेगुलर बेल अप्लाई करो या फिर आप एंटिसिपेटरी बेल का एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ।
तो या फिर आप रेगुलर बेल अप्लाई करोगे या फिर एंटिसिपेटरी बेल को रिन्यू करोगे या फिर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करोगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए और एक केस है इसी से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, पी चिदम्बरम का केस है, पी चिदम्बरम वर्सेस सीबीआई। ठीक है, सीबीआई का केस है पी चिदम्बरम का। पी चिदम्बरम तो जानते हो ना, पी चिदम्बरम। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट, मेरे ख्याल से एक टाइम में ये फिनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस particularly in the high profile cases anticipatory bail should not be granted। तो पी चिदम्बरम वाला केस में ये बोला गया कि जो जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, मतलब सर इकोनॉमिक ऑफेंसेस मतलब ऐसा ऑफेंस जिसमें पैसा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, बड़ा बड़ा जो स्कैम वगैरह होता है ना, फॉर्डर स्कैम, 2G स्कैम, ये स्कैम वो स्कैम, आप जानते हो। ठीक है, तो जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, उस केस में मतलब जो हाई प्रोफाइल केसेस होता है उस केस में एंटिसिपेटरी बेल तो देना ही नहीं चाहिए। क्या बोला गया, पी चिदम्बरम वाले केस में, ठीक है, कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं ना, जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस वाले, उस केस में तो एंटिसिपेटरी बेल देना ही नहीं चाहिए। अ रिकमेंडेशन वाज मेड दैट, इसी केस में रिकमेंडेशन दिया गया पार्लियामेंट को, रिकमेंडेशन दिया गया कि क्या a parliament should amend the provisions and in such cases anticipatory bail should be disallowed। तो एक रिकमेंडेशन दिया गया, कोर्ट ने कहा कि भैया देखिए पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए, इस प्रोविज़न को अमेंड कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी क्या होता है कि एंटिसिपेटरी बेल इजीली मिल जाता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस में भी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इस प्रोविज़न को क्या कर देना चाहिए, थोड़ा अमेंड कर देना चाहिए ताकि एंटिसिपेटरी बेल को डिसअलाउ किया जाए इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केस में। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा मेन पॉइंट। क्या हमने इसमें पढ़ा कि एंटिसिपेटरी बेल कब तक वैलिड रहेगा, तो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भी रहेगा और अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भी रहेगा। ये डिपेंड करता है कोर्ट कब तक आपको देता है। समझ में आ गया? अच्छा, एक बार लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिया, उसके बाद ख़त्म हो गया, तो आप रेगुलर बेल अप्लाई कर सकते हो या फिर उसके एक्सटेंशन के लिए बोल सकते हो। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि पी चिदम्बरम वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सॉरी हाई कोर्ट ने ये कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि भैया इकोनॉमिक ऑफेंसेस जितने भी होते हैं जहाँ जो कि हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उस केस में एंटिसिपेटरी बेल को ग्रांट नहीं करना चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट को इस प्रोविज़न को अमेंड करने का ज़रूरत है ताकि इस ऑफेंसेस में, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हाई प्रोफाइल केसेस में एंटिसिपेटरी बेल को डिसअलाउ किया जाए। समझ में आ गया? तो ये है मेन आपका। ठीक है, चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैन सक्सेसिव एंटिसिपेटरी बेल बी फाइल्ड। मुझे बताइए, क्या सक्सेसिव एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हो आप? मान लो एक बार फाइल किए, रिजेक्ट हो गया, क्या दूसरा बार फाइल कर सकते हो एंटिसिपेटरी बेल? तो यस, आंसर इज यस, कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। देखिए, तो कितनी बार एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं? हाँ, दोबारा कर सकते हैं क्या एंटिसिपेटरी बेल फाइल? तो सो द आंसर इज यस, हाँ फाइल कर सकते हैं, एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है। देखिए, केस एक तो है नरेश कुमार यादव वर्सेस नरेंद्र यादव 2007 सुप्रीम कोर्ट। तो नरेश कुमार यादव वर्सेस नरेंद्र यादव 2007 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें क्या बोला गया? इसमें यह बोला गया, इट वॉज ऑब्जर्व दैट सक्सेसिव एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस आर नॉट अलाउड। ओ माय गॉड, इसमें यह बोला गया कि जो सक्सेसिव एंटिसिपेटरी बेल का एप्लीकेशंस होगा, मतलब एक बार कर दिए एप्लीकेशन, अप्लाई कर दिए, रिजेक्ट हो गया, तो आप दोबारा जब करोगे एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई, ठीक है, जब आप एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन दोबारा फाइल जब करोगे, आपका जो एप्लीकेशन है एंटिसिपेटरी बेल का, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा अनलेस कब तक, जब तक देयर इज अ चेंज ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, जब तक तुम्हारा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में चेंज ना आ जाता हो। मतलब अगर तुम्हारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में चेंज आ जा रहा है तो उस केस में आप एंटिसिपेटरी बेल दोबारा फाइल कर सकते हो। इवन इफ सच एन एप्लीकेशन इज अलाउड, अगर फिर भी अगर वो एप्लीकेशन अलाउड हो गया, इट शुड बी प्रेजेंटेड टू द सेम जज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम जज के पास जाना चाहिए टू वेरीफाई द चेंज इन सर्कमस्टांसेस। तो नरेश कुमार यादव वर्सेस नरेंद्र यादव में ये बोला गया कि देखिए
सक्सेसिव एंटिसिपेटरी बेल को फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है। देखिए नॉर्मल रूल है, सक्सेसिव एंटिसिपेटरी बेल आप फाइल नहीं कर सकते, नॉर्मल रूल, ठीक है। नॉर्मल रूल क्या है, आप नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है जब तक आपका फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में चेंज ना आ गया हो। अगर आपका फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में चेंज आ रहा है तो आप कर सकते हो, लेकिन जब भी अगर मान लो कर सकते हो, जब आप अप्लाई करोगे सक्सेसिव एंटिसिपेटरी बेल तो आपका जो केस रहेगा सेम जज के पास भेजा जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन रहेगा सेम जज के पास भेजा जाएगा टू वेरीफाई द चेंज इन सर्कमस्टांसेस। जो सर्कमस्टांसेस में जो चेंज आया है उसको वेरीफाई करने के लिए। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो नॉर्मली एंटिसिपेटरी बेल जो दोबारा फाइल करते हैं वो अलाउड नहीं है। कब अलाउड है? अगर आपका फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में चेंज अगर आ गया है तो। और एक बार अगर अलाउड हो भी गया तो ये सेम जज के पास आपका एप्लीकेशन जाएगा ताकि आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में जो चेंज आया है उसको वो वेरीफाई कर सके। समझ में आया? सर ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में चेंज कैसे होगा, थोड़ा बताओ ना सर। चलो भाई बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मैं बनाया क्योंकि पेज का कमी हो गया था। चलिए देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए मैं ये जो बता रहा हूँ ना, आपको बस इतना बस लिखना है एग्जाम में, इतना ही बस। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये नहीं सोचिएगा कि मैं जो सारा चीज़ जो लिखा रहा हूँ सारा चीज़ एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। भाई एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट बस ये है, इतना एक पैराग्राफ, बट आपके समझने के लिए रेलिवेंट है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ ये चीज़ को। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, देखिए सर्कमस्टांसेस में कैसे चेंज आता है तो रेलिवेंट कैसे होगा, कैसा क्या होगा, कैसे सक्सेसिव एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई होगा। देखिए मान लीजिए पहले ये पहला अर्लियर, दूसरा है नाउ, फिर है रिजल्ट क्या हुआ। अर्लियर पहले क्या होता है, एंटिसिपेटरी बेल वाज रिजेक्टेड बिकॉज मेन एविडेंस वाज नॉट रिकवर्ड। ठीक है, जो आप अप्लाई किए थे एंटिसिपेटरी बेल के लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जैसे आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किए थे तो आपका एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल कर दिए ये लोग, ठीक है, कोर्ट वाले कैंसिल कर दिए। तो आप अगर कैंसिल कर दिए तो आपने क्या किया, क्यों कैंसिल कर दिए? क्योंकि जो मेन एविडेंस था उस केस का वो रिकवरी नहीं हो पाया था, ठीक है। तो जैसे कैंसिल कर दिए, अब मान लो अब हुआ क्या, पुलिस हैव रिकवर्ड द ऑल एविडेंसेस एंड नो फर्दर रिकवरी इज नीडेड। पहले क्या होता, जब आपका एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल किए थे ये लोग तो उस समय कोई एविडेंस मिला ही नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुआ, भाई एविडेंस बहुत सारा रिकवर हुआ और लगता है कि और एविडेंस मिलेगा ही नहीं, पूरा मतलब जितना मिलना था सारा मिल चुका है, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, अब एविडेंस मिल गया है, चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो गया है। अब देखो पहले नहीं था एविडेंस, अब एविडेंस का मिल गया, तो एविडेंस अब मिल गया तो ये क्या हुआ, चेंज इन सर्कमस्टांसेस हुआ। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, यू कैन अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी बेल। ओ माय गॉड, समझ में आया? अच्छा, दूसरा कोऑपरेशन विद द पुलिस। फॉर एग्जांपल एंटिसिपेटरी बेल वाज रिजेक्टेड बिकॉज यू डिडंट कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन। आपने देखिए आपका एंटिसिपेटरी बेल इसीलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया था पहले, बट आप अभी फुल कोऑपरेट कर रहे हो। नाउ यू हैव फुल्ली कोऑपरेटेड, गिवन योर फोन, रिप्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट एटसेट्रा, फुल कोऑपरेट कर रहे हो। तो इस केस में भी इसको भी बोलेंगे चेंज इन सर्कमस्टांसेस और आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, विटनेस एग्जामिन। एंटिसिपेटरी बेल वाज रिजेक्टेड बिकॉज की विटनेसेस हैड नॉट बीन एग्जामिन्ड। आपका एंटिसिपेटरी बेल इसलिए रिजेक्ट हो गया था क्योंकि जो विटनेसेस लोग थे उस केस के उनको एग्जामिन नहीं किया गया था कोर्ट के द्वारा। अब मान लो मेन विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड, जो मेन विटनेस है उस केस का उसको एग्जामिन कर लिया गया है, एंड देयर इज लेस रिस्क यू विल इन्फ्लुएंस देम। और कोई रिस्क ही नहीं है कि आप उसको इन्फ्लुएंस करोगे, अब रिस्क नहीं है तो दिस इज ऑल्सो अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई। ये जो है भाई ट्राइंगल है, ट्राइंगल मतलब चेंज, दिस इज अ चेंज। ट्राइंगल का मतलब चेंज होता है, ठीक है, जो फाइनेंस पढ़े हैं उनको मालूम होगा। दिस इज अ चेंज मतलब ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज, चेंज का सिंबल है ट्राइंगल, ठीक है। सो दिस इज अ चेंज, ओके। कंप्लेनेंट चेंजेस स्टैंड, मतलब आप समझो एंटिसिपेटरी बेल आपका इसलिए रिजेक्ट हुआ था क्योंकि जो कंप्लेनेंट था, मतलब जो आपके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था, वो डरता था कि आप उसको डराओगे धमकाओगे तो नहीं, ठीक है। अब बेचारा आपसे नहीं डर रहा है, ठीक है। कंप्लेनेंट फाइल्स एफिडेविट दैट देयर इज नो थ्रेट नाउ। अब कंप्लेनेंट खुद बोल रहा है कि भैया आप मेरे को डर नहीं है इससे, तो ये भी है
चेंज इन सर्कमस्टांसेस देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। तो ये सारा है, पाँच तो टोटल था, ये नेक्स्ट वाला भी देख लीजिएगा। तो ये है सर्कमस्टांसेस का एग्जांपल। अगर सर्कमस्टांसेस में अगर चेंज आया तो आप वापस से एंटिसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सेम जज के पास जाएगा टू वेरीफाई द चेंज इन सर्कमस्टांसेस। समझ में आ गया? ओके सर। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। अब ये क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हमारा एंटिसिपेटरी बिल ये पूरा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जब पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 478 रेगुलर बिल, बेल इन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का अभी का, ठीक है। क्वेश्चन ये है, सर आपने तो बताया था, ठीक है, मुझे बताओ सबसे पहले ये बताओ, चलिए इधर लिखता हूँ मैं, कि एंटिसिपेटरी बेल जो होता है, हाँ सर बताइए, एंटिसिपेटरी बिल जो होता है, ये जो एंटिसिपेटरी बेल होता है ये कहाँ अप्लाई किया जाता है? सर ये क्या बात है, तो बच्चों वाला सवाल है सर, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन मुझे बताओ मेरे बच्चों, ये जो कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई करते हैं, हाई कोर्ट में अप्लाई करते हैं भाई, ये जो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट है, ये कहाँ का कोर्ट ऑफ सेशन, कहाँ का हाई कोर्ट? ओ माय गॉड, मेरा क्वेश्चन ये है, आप तो अप्लाई करोगे ठीक है कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है, तो कहाँ का? फॉर एग्जाम्पल आप रहते हो यहाँ पे, मान लो ये है दिल्ली, नहीं अलग नाम लिखता हूँ तो कन्फ्यूजन होगा फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप रहते हो उड़ीसा में, ओ माय गॉड, ठीक है, उड़ीसा में आप रहते हो, यहाँ पर रहते हो, रिसाइड्स, ठीक है। और हुआ क्या है, और ये एक जगह है फॉर एग्जाम्पल गुजरात, नहीं पास वाला लेते हैं, उड़ीसा के पास क्या है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, आप रहते हो यहाँ, मतलब आपका ये होम टाउन है, बट आप यहाँ जॉब करते हो वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर अब हुआ क्या है, जहाँ आप रहते थे यहाँ जॉब करते हो, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके अगेंस्ट में एफआईआर हो गया। अब यहाँ पर जॉब करते हो, रिसाइड्स नहीं लिखता हूँ नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न होगा। मुझे बताओ, एफआईआर यहाँ पर हुआ है उड़ीसा में, आप जॉब करते हो वेस्ट बंगाल में, आपके अगेंस्ट में एफआईआर हुआ उड़ीसा में, ठीक है, और जॉब कर रहे हो वेस्ट बंगाल में, तो आप कहाँ पर अप्लाई करोगे? मेरा बात समझ रहे हो? आप तो बोल दिए सर कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई करेंगे, एंटिसिपेटरी बिल हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे। तो मेरे भाई मेरे, कहाँ का कोर्ट ऑफ सेशन, कहाँ का हाई कोर्ट? जहाँ पर एफआईआर हुआ है वहाँ का, या फिर जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है वहाँ का, या फिर जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओह ठीक है सर, समझ गए। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि कहाँ का कोर्ट ऑफ सेशन और कहाँ का हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है सर, बताइए कहाँ का करेंगे। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए पूरे तरीके अच्छे से बताएंगे कि कहाँ का अप्लाई करना है। 2 पेज है, 2 पेज है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो विच इज़ द प्रॉपर कोर्ट फॉर फाइलिंग ऑफ एंटिसिपेटरी बिल? बताइए कहाँ पर फाइल करते हैं? सर अभी बताए थे आप, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में फाइल करते हैं, बिल्कुल। एन एप्लीकेंट सीकिंग, अब पढ़िए, एन एप्लीकेंट सीकिंग एंटिसिपेटरी बिल शुड फाइल द एप्लीकेशन इन द कोर्ट ऑफ सेशन और द हाई कोर्ट that has territorial jurisdiction over the area where the offense was committed or where the FIR has been lodged. Oh my God! क्या बोलता है? बोलता ये है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आपको बोला, क्या बोला सर? मैंने आपको ये कहा कि अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आप एंटिसिपेटरी बिल अप्लाई करोगे, ठीक है, एंटिसिपेटरी बिल अप्लाई करोगे कोर्ट ऑफ सेशन में या फिर हाई कोर्ट में, तो ये कहाँ का कोर्ट ऑफ सेशन, कहाँ का हाई कोर्ट? जहाँ पर आपका एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है वहाँ का एरिया, या फिर जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है वहाँ का कोर्ट ऑफ सेशन, वहाँ का हाई कोर्ट। समझ में आ रहा है? तो एंटिसिपेटरी बिल हमेशा आप अप्लाई कहाँ करोगे? जहाँ पर एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है वहाँ का कोर्ट ऑफ सेशन में। तो एफआईआर रजिस्टर्ड जिस मतलब एरिया में हुआ है, उस एरिया का जो कोर्ट ऑफ सेशन है भाई, उस कोर्ट ऑफ सेशन में करोगे, या फिर वहाँ जो स्टेट है, उस एरिया के अंदर जो स्टेट में आता है वो एरिया, उस स्टेट के हाई कोर्ट में आप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल। समझे?
कुछ डाउट है? तो एंटिसिपेटरी बेल कहाँ अप्लाई करेंगे? कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट में तो करेंगे, बट कौन सा कोर्ट ऑफ सेशन, कौन सा हाई कोर्ट? जहां पर आपका एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है वहां का कोर्ट ऑफ सेशन, जहां पर क्राइम कमिट हुआ है। अच्छा ठीक है सर, समझे। वेरी गुड। ठीक है, अब एग्जाम्पल देके समझाएंगे ना अच्छे से, समझे? तो यहाँ पर देखो, वो कोर्ट ऑफ सेशन वो हाई कोर्ट जिसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है ओवर द एरिया जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर द ऑफेंस वॉज कमिटेड और वेयर द एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड, जहां पर एफआईआर लॉन्च हुआ है वो, या फिर जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है वो। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल, ठीक है, नॉर्मल जो है एंटिसिपेटरी बेल, वो भी रेगुलर वाला। सर ये भी रेगुलर होता है? सर रेगुलर बेल होता है ना एक तो, भाई रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल भी होता है। ठीक है, आप समझिए क्या हुआ। एन एफआईआर इज लॉन्च्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई में एफआईआर लॉन्च हुआ है। ठीक है, अंडर सेक्शन 420 आईपीसी का 420 में, जो कि चीटिंग का केस है, आपके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च हो गया। कहाँ पर? मुंबई में लॉन्च हुआ है। ठीक है, हु इज करेंटली रिसाइडिंग इन दिल्ली, जा भाई, आप रहते कहाँ हो? दिल्ली में। आप रह रहे हो दिल्ली में और आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट लॉन्च हुआ है मुंबई में। ओ माय गॉड, मुझे बताइए, आप हो दिल्ली में काम कर रहे हो, मस्त अपना जॉब कर रहे हो। ठीक है सर, जॉब कर रहे थे, अचानक आपके पास आता है इंफॉर्मेशन कि आपके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च हुआ है। कहाँ पर? मुंबई में, चीटिंग का केस में। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, आप एफआईआर कहाँ लॉन्च करोगे? मुंबई में करोगे कि दिल्ली में करोगे जहां पर आप काम कर रहे हो? एफआईआर कहाँ लॉन्च करोगे? सॉरी, कहाँ आप एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करोगे? मुझे बताओ, एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कहाँ करोगे? यहाँ पर क्या हो रहा है, दिल्ली में आप रह रहे हो और मुंबई में आपका एफआईआर लॉन्च हुआ है, तो कहाँ पर अप्लाई करोगे? तो हमने क्या पढ़ा कि भैया वहाँ पर अप्लाई करेंगे जहाँ पर एफआईआर लॉन्च हुआ है या फिर जहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ है। तो यहाँ पर एफआईआर लॉन्च कहाँ हुआ था? एफआईआर लॉन्च हुआ था सर मुंबई में। तो मुंबई में जो है वहाँ उस एरिया का जो कोर्ट ऑफ सेशन है वहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे एंटीसिपेटरी बेल, या फिर जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट है, ठीक है, महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर अप्लाई करेंगे हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए। समझ में आया? तो आप पढ़ो, मिस्टर ए मस्ट अप्लाई फॉर एंटीसिपेटरी बेल इन सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र सिंस द एफआईआर इज रजिस्टर्ड देयर एंड ऑफेंस ऑकर्ड देयर। समझ में आया? तो जहाँ पर एफआईआर लॉन्च हुआ, जहाँ पर ऑफेंस हुआ है वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, भले ही आप रहते कहीं पर भी हो। समझ में आ गया? समझे सर। दिल्ली कोर्ट्स हैव नो जुरिस्डिक्शन टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल इन दिस केस। तो जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर दिल्ली कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे सकता। समझ में आ गया? ये है रेगुलर एंटीसिपेटरी बेल का कहानी। समझ में आ गया? बहुत ईजी था जी सर, समझ में आ गया। अब देखो, अब आता है कहानी में ट्विस्ट। कैन एंटीसिपेटरी बेल बी टेकन इन अदर स्टेट्स? सर क्या दूसरे स्टेट्स में एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं क्या? मान लो जहाँ पर एफआईआर लॉन्च हुआ है वहाँ तो लेना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मान लो वहाँ नहीं लेना चाहिए, लेना चाहते हम दूसरे स्टेट में लेना चाहते, फॉर एग्जांपल इस केस में हम दिल्ली में लेना चाहते थे, तो ऐसा ले सकते हैं क्या? आइए समझते हैं। इसी को तो बोलते हैं ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल। पढ़ेंगे, आई गेस मैं आपको पढ़ाया भी था, टाइप्स ऑफ एंटीसिपेटरी बिल में ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल पढ़ाया था। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि क्या एंटीसिपेटरी बेल हम दूसरे स्टेट्स में भी ले सकते हैं क्या? दूसरे स्टेट्स में भी जहां हम चाहते हैं वहां पर, क्योंकि नॉर्मल रूल क्या है, जहां पर एफआईआर रजिस्टर्ड हो रहा है वहीं पर आपको एंटीसिपेटरी बिल लेना है, जहां पर क्राइम कमिट होना है वहीं पर आपको एंटीसिपेटरी बिल लेना है। लेकिन क्या आप दूसरे स्टेट्स में एंटीसिपेटरी बिल ले सकते हो क्या? द क्वेश्चन इज यस, ले सकते हो। आइए समझते हैं। तो जनरल रूल क्या बोलता है? जनरल रूल बोलता है भैया नहीं ले सकते। नो, एज अ जनरल रूल अ पर्सन कैन नॉट ऑब्टेन रेगुलर एंटीसिपेटरी बेल फ्रॉम अ कोर्ट इन अनदर स्टेट और आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट वेयर द एफआईआर इज लॉन्च्ड और ऑफेंस टुक प्लेस। ठीक है, तो क्या बोला? नो, एज अ जनरल रूल अ पर्सन कैन नॉट ऑब्टेन रेगुलर एंटीसिपेटरी बेल फ्रॉम अ कोर्ट इन अनदर स्टेट और आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट वेयर द एफआईआर इज लॉन्च्ड। मतलब जिस एरिया में, मतलब देखो, जिस स्टेट में एफआईआर लॉन्च हुआ, जिस स्टेट में आपका ऑफेंस हुआ है, उस स्टेट के बाहर आप नहीं कर सकते एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई। यह है जनरल रूल, बट कहानी में थोड़ा चेंज
इट मीन्स इन आर एग्जाम्पल मिस्टर ए कैन नॉट टेक एंटिसिपेटरी बेल इन दिल्ली। हमारे वाले एग्जाम्पल में जनरल रूल के हिसाब से वो दिल्ली में नहीं ले सकता है, जो कि हमने पढ़ा, बट कब कब ले सकता है ये समझते हैं। द प्रॉपर कोर्ट इज ऑलवेज द सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न एरिया। समझ गए? अच्छा, अब एक्सेप्शन है इसका ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल। ओ माय गॉड, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल इसका क्या है? इसका है एक्सेप्शन। लेकिन कब कब हम लोग दूसरे स्टेट में एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं? ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के केस में। सर ये क्या होता है? अर्जेंट सिचुएशन में, एक सेकेंड, इन अर्जेंट सिचुएशन इमिनेंट अरेस्ट इन अनदर स्टेट बिफोर रीचिंग द प्रॉपर कोर्ट, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड। तो बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन में आप दूसरे स्टेट में ले सकते हो, ठीक है, जहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? इमिनेंट अरेस्ट इन अनदर स्टेट बिफोर रीचिंग द प्रॉपर कोर्ट। आपको मालूम है हमारे वाले एग्जाम्पल में आपका प्रॉपर कोर्ट क्या था? क्या था प्रॉपर कोर्ट? क्या था? मुंबई में एफआईआर लॉन्च हुआ है, तो वहाँ पर आपको अप्लाई करना था। लेकिन क्या पता अगर मान लो मुंबई जाने से पहले ही अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया तो कैसा करोगे? जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको मुंबई तक जाने ही नहीं दिया जाए तो क्या करोगे? तो इसीलिए उस केस में क्या करते हैं? एंटिसिपेटरी बेल ले लेते हैं। समझे कि नहीं? उसी को बोला जाता है ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल। तो अगर मान लो आप नॉर्मल क्या है हमारे वाले एग्जाम्पल में, जो देखो हमारे वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, ये जो दिल्ली था, दिल्ली में आप रह रहे थे, ठीक है, और मुंबई में आपका क्या था? केस रजिस्टर्ड हुआ था, एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था। तो आपको दिल्ली से मुंबई जाना पड़ेगा ना? बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्या? एंटिसिपेटरी बिल अप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर आपको वहाँ पर जाने ही नहीं दिया जाए और वहीं पर आपको अरेस्ट कर लिया जाए तो क्या कर लोगे आप? मुझे बताओ क्या कर लोगे? क्योंकि आप तो अप्लाई करोगे एंटिसिपेटरी बिल मुंबई में, लेकिन जाने में तो टाइम लगेगा ना मुंबई जाने में, और जाने से पहले अगर पुलिस वाला अरेस्ट कर लिया तो? सर सही बोल रहे हो। तो इसलिए आता है ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल का कंसेप्ट, ठीक है। और वहीं पर होता क्या है कि जहाँ पर एफआईआर लॉन्च हुआ है उस स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप जहाँ पर चाहते हो वहाँ कर सकते हो। तो देखिए, इट इज़ अ temporary protection to allow the accused to approach the competent court having jurisdiction. It is not a substitute of anticipatory bail. ये anticipatory bail का substitute नहीं है। बस आपको ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल का मतलब क्या है कि यहाँ से बस यहाँ तक जाने के लिए ही आपको एंटिसिपेटरी बेल दिया जा रहा है। फिर यहाँ पर जाओगे तो आप रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करोगे, और ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल मतलब दिल्ली से मुंबई जाने तक का ही बेल आपको मिल रहा है। वरना इस ड्यूरेशन में आपको मुंबई वाला कोर्ट, मुंबई वाला पुलिस ही आपको अरेस्ट कर सकता है। समझे कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? आइए देखिए, must show compelling and justified reasons such as immediate fear of arrest in another state, accused is traveling or temporarily residing outside the state where FIR is lost। तो इस ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल के लिए कंडीशन क्या है कि आपको ये बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भैया आपको इमीडिएट फियर ऑफ अरेस्ट है, ठीक है, अनदर स्टेट, दूसरे स्टेट में आपको अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप एक्यूज इज ट्रैवलिंग और टेम्परेरीली रिसाइडिंग आउटसाइड द स्टेट। तो एक्यूज जो है ट्रैवल कर रहा है और दूसरे स्टेट में भी फिलहाल है। हाँ समझे कि नहीं? जहाँ पर एफआईआर लॉज हुआ है जिस स्टेट में, उस स्टेट के बाहर वो ट्रैवल कर रहा है, उस स्टेट के बाहर वो रिसाइड कर रहा है। तो आपको ये सब दिखाना पड़ेगा कोर्ट को। एग्जाम्पल लेते हैं, आप समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए, मिस्टर ए फियर्स इमिनेंट अरेस्ट इन दिल्ली बाय मुंबई पुलिस बिफोर ही कैन रीच मुंबई। हमारे वाले एग्जाम्पल में क्या था? मुंबई में ये क्या हुआ था मुझे बताओ, यहाँ लिख देता हूँ। मुंबई में क्या हुआ था भाई? मुंबई में एफआईआर लॉन्च हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर दिल्ली में ये रहता था, रिसाइड्स। इसको येलो कर देते हैं, ठीक है। तो मुंबई में एफआईआर लॉन्च हुआ था, दिल्ली में रहता था, और समझ आया? नॉर्मल रूल के हिसाब से ये जो मिस्टर ए है कहाँ अप्लाई करेगा एंटिसिपेटरी बेल? सर मुंबई में करेगा, क्योंकि एफआईआर वहीं लॉन्च हुआ है। लेकिन भाई मेरे हुआ क्या
कि अब इसको डर खा रहा है कि कहीं मुंबई जाते जाते मेरे को पहले ही अरेस्ट ना कर लें, क्योंकि मुंबई जाऊंगा, लगेगा 2 दिन मुंबई जाने में फॉर एग्जांपल, हाँ, फिर वहाँ पर कोर्ट में अप्लाई करूँगा, फिर लोन टाइम लेंगे, तब तक अगर मेरे को पहले ही अरेस्ट कर लिए तो पहले मतलब मुंबई का जो पुलिस है दिल्ली जाके पहले ही अगर अरेस्ट कर लिया तो फंस जाएगा बच्चा मतलब आदमी फंस जाएगा ऐसे में। तो समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कह रहा हूँ? तो वही चीज़ देखिए, तो यहाँ पर मिस्टर ए को डर लग रहा है कहीं दिल्ली में जाकर ये मुंबई पुलिस उसको अरेस्ट ना कर ले। तो ये क्या करता है, ही अप्रोचेस दिल्ली हाई कोर्ट सीकिंग ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल। तो अब ये क्या करेगा, ये मुंबई जाएगा क्या? नहीं, ये दिल्ली में ही अप्लाई कर देगा। ओ माय गॉड, मतलब जहां रह रहा है वहीं स्टेट में अप्लाई कर रहा है एंटिसिपेटरी बिल। जी हाँ, लेकिन ये एंटिसिपेटरी बिल को हम रेगुलर एंटिसिपेटरी बिल नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल। क्या बोलेंगे? ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल, क्योंकि यहां से दिल्ली से मुंबई जाने तक का ही बेल है ये, बस इसलिए ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल है। ओ माय गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं, ग्रीन कलर से। देखो, ही अप्रोचेस दिल्ली हाई कोर्ट सीकिंग ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल। तो ये क्या किया बंदा, दिल्ली हाई कोर्ट गया और ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई किया। दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांट्स ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल फॉर 7 days। दिल्ली हाई कोर्ट क्या की, 7 दिन का एंटिसिपेटरी बिल इसको दे दी, ठीक है। allowing him to travel safely to Mumbai and file a proper application before the Mumbai Session Court और मुंबई हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट क्या किया, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल दे दिया 7 दिन का कि जाओ तुम आराम से मुंबई जाओ, कोई तुमको अरेस्ट नहीं करेगा। फिर 7 दिन जैसे ही होगा तुम्हारा ये एंटिसिपेटरी बेल खत्म हो जाएगा, फिर तुम रेगुलर बेल वहाँ पर जाके अप्लाई कर लेना। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो, अब डायग्राम देखो। जी सर, दिल्ली में रहता था, दिल्ली में, तो ये क्या किया पहले, तो ये ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई किया कहाँ, दिल्ली में, ठीक है, क्योंकि मुंबई पुलिस जाके दिल्ली में इसको अरेस्ट ना कर ले भाई पहले से ही, समझेगी नहीं। तो ये क्या किया, दिल्ली में ही वो क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, क्या, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल। वेरी गुड। और दिल्ली हाईकोर्ट इसको क्या कर दिया, ग्रांट भी कर दिया ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल, और इसको 7 दिन का समय मिल गया भैया जाने के लिए। तो ये जो टाइम है, ये जो ट्रांजिट है, ये जो टाइम लग रहा है जाने में, इस 7 दिन के दौरान इसको कोई भी मुंबई पुलिस इसको अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। टू अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी बेल इन प्रॉपर कोर्ट। तो इसको 7 दिन का समय मिल गया कि ये मुंबई में जाकर क्या कर सकता है, फिर रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल मिल गया तो वहाँ अप्लाई नहीं करेगा, नहीं भाई, ये सिर्फ जाने तक का ही इसको बेल मिला है कि इसको जाने तक कोई डिस्टर्ब ना करे, समझे कि नहीं। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँच जाएगा और 7 दिन कंप्लीट हो जाएगा तो इसका जो ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल है वो कैंसिल हो जाएगा, समझे, वैलिड वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। हम पढ़े थे ना, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, तो 7 दिन के लिए दिया गया था, 7 दिन के बाद खत्म। अब वहाँ पर वो क्या करेगा, रेगुलर एंटिसिपेटरी बिल अप्लाई करेगा मुंबई हाई कोर्ट में। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा पूरा फुल कंसेप्ट, समझ में आया? तो अब मैं इसको अगर मैं समराइज़ करूँ पूरा, ठीक है, तो क्या कह सकता हूँ, मुझे बताओ। अब मेरे को ये समराइज़ करना है इस पॉइंट को, तो कैसा करूँ, कहाँ गया, हाँ। तो लास्ट जो हमने पढ़ा, जो समराइज़ करूं अगर उस पॉइंट को, तो हमने ये पढ़ा कि अगर कोई बंदा एंटिसिपेटरी बेल अगर अप्लाई करना चाहता है, क्या करना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है एंटिसिपेटरी बेल, तो जनरल रूल क्या बोलता है, क्या बोलता है भैया, जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है कि जहाँ पर एफआईआर लॉज हुआ है वहाँ पर, या फिर जहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ है वहाँ पर, वहाँ के कोर्ट ऑफ सेशन और वहाँ के हाई कोर्ट में ही आप क्या कर सकते हो, एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये है जनरल रूल। लेकिन एक्सेप्शन हमने क्या पढ़ा, एक्सेप्शन हमने पढ़ा इसका क्या है, एक्सेप्शन है इसका तुम्हारा ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल। क्या है, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल, मतलब ये कहता है कि आपको जहाँ पर एफआईआर लॉज हुआ है, जहाँ पर ऑफेंस हुआ है वहाँ पर जाने का ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, जहाँ पर आप रह रहे हो, रिसाइड कर रहे हो, क्योंकि आपको वही कन्वीनियंट होगा, जहाँ पर रह रहे हो वहीं पर आप एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हो। ओ माय गॉड, तो हमारे वाले एग्जांपल में दिल्ली में रह रहा था बंदा, दिल्ली में ही अप्लाई कर दिया तो उसको 7 दिन का मिल गया, है कि नहीं। तो यही है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही था हमारा एंटिसिपेटरी बेल को लेकर, जो बाकी जो पॉइंट्स था मैं बता दिया। और मैं सच बताऊँ, मैं कसम से बता रहा हूँ आपको, देखिएगा यूट्यूब में आप पूरा
छान मार लीजिए, ठीक है। इतना इन डेप्थ, इतना डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ाता होगा, सच बता रहा हूँ। जितना मैं दिल से, जितना मेहनत करके आपके लिए नोट्स बना के लाता हूँ और समझाता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इतना शिद्दत से कोई आपको बताता होगा, इतना शिद्दत से कोई समझाता होगा हर एक पॉइंट को इतना बारीकी से, ठीक है। चलिए, मेरे इस एफर्ट्स को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। और हर एक बंदा इस दुनिया में जो भी कुछ करता है, बदले में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारा ये जो फैमिली है आगे बढ़े, समझे कि नहीं। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं दूसरे सब्जेक्ट पर भी वीडियो बनाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि अभी मेरा ये BNSS और BSA तो चल रहा है, ये कंप्लीट जब होगा तो उसके बाद BNS का स्टार्ट करेंगे, फिर BNS के बाद TPA स्टार्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, जो कि बच्चे लोग चाहते हैं, जो उनका जो रिव्यू आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप ज़रूर इसको अप्रिशिएट कीजिए और मुझे बताइए कि क्लास आपको कैसा लगता है। कमेंट में बताइए ना सर, एक तो मैसेज कर दीजिए मेरा। देखिए, यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर चैनल का जो डिस्क्रिप्शन रहता है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप वहाँ पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, सर आपका क्लास देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उतना भी काफ़ी है मेरे लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए। सर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे सर? एंटीसिपेटरी बिल कब तक चलेगा सर? अरे खत्म हो गया मेरे भाई, देखो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। रेगुलर बिल लिख चुका हूँ मैं, बस पढ़ाना बाकी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 478 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और मज़े करते रहिए। चलिए।